हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा जो आपकी अगस्त में होने वाली है, उसके लिए हम यहाँ पर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वर्ग 2 के 2018 वाले, उनमें जो आपका साइंस सब्जेक्ट है जिसके यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनको यहाँ पर हम लगाएंगे। और इन 60 जो क्वेश्चन हैं इनमें आपकी पेडागॉजी भी शामिल है, तो पेडागॉजी को अभी हम छोड़ते चलेंगे। बाकी जो आपके मेन जो थ्योरी होती है उसके जो क्वेश्चन हैं उनको लगाने का प्रयास करेंगे और पूरे विश्लेषण के साथ यहाँ क्वेश्चनों को देखेंगे, ताकि आपका जो रिवीजन है वो भी हो जाए और आपकी जो थ्योरी क्लियर हो चुकी है उसमें जो कुछ भी वहाँ छूट गया है, कुछ नए टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनको भी अच्छी डिटेल से फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर 18 फरवरी लगभग, एक बार देख लेते हैं आपका कब से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए, ये 18 फरवरी वाला है 2019। सेकेंड शिफ्ट से आपके साइंस के जो है एग्ज़ाम शुरू हुए थे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके 2018-19 वाले, तो आप इनको ज़रूर लगाइए। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी नए नए देखने को मिलेंगे और आपको एक पैटर्न समझ आएगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपके सभी मतलब लैंग्वेजेस आती थी, हिंदी इंग्लिश करके। ठीक है, सीडीपी पूछा जाता था। उसके बाद आपका जो मेन सब्जेक्ट है जो 60 अंक का पूछा जाता था, तो वही जो आपका यहाँ मेन सब्जेक्ट रहेगा उसको यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो आपकी जो है थ्योरी लगभग क्लियर हो चुकी होगी, तो यहाँ पर आपको ये ज़रूर लगानी चाहिए। और एमपी के ही नहीं, अदर जो राज्य होते हैं वहाँ के भी आपको जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप उनको भी ज़रूर लगाइए, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन तो क्लियर होंगे ही, साथ ही साथ आपका रिवीजन होगा और पैटर्न भी समझ आता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ से आपका साइंस वाला टॉपिक स्टार्ट होता है और साइंस के 60 क्वेश्चन थे जिसमें आपके पेडागॉजी भी थी। ठीक है, तो पेडागॉजी के भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम अभी नहीं करेंगे, अभी केवल आपके मेन थ्योरी वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो पेडागॉजी का ही दिया गया है, जैसे मनोरंजन के साथ विज्ञान की दुनिया में बच्चों को प्रवेश कराने की एक रचनात्मक शिक्षण विधि, जैसे कि खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान आदि निम्न हैं। तो ये सब क्या हैं आपके? ठीक है, तो ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है, ये आपके विज्ञान गीत हैं। नेक्स्ट है कौन ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब जो शंकु मॉडल दिया गया था वो किसने दिया था? तो एडगर डेल, ये तो हमने खूब पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला फिर से आ गया था यहाँ पर, विकासात्मक मनोविज्ञान निम्न को छोड़कर अन्य वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो इस सब के सब मनोविज्ञान के शाखाएं ही हैं, तो इनमें से एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिसका अध्ययन यहाँ पर नहीं किया जाता और वही हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका भौतिकविद, फिजिसिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका फिर से एक बार क्वेश्चन दिया गया है आपकी पेडागॉजी का, लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति। तो ये हमने खूब पढ़ा हुआ है, मेमोरीज। ठीक है, तो यहाँ पर स्थानांतरित करने की विधि क्या कहलाती है? तो यहाँ पूर्वाभ्यास कहलाती है। फिर आपका पेडागॉजी का क्वेश्चन है भाषण की सबसे छोटी इकाई, जिसमें बच्चे जो हैं वर्ण सीखते हैं। का क्या है? खा, गा, अंगा, ए। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी स्वनेम। क्या कहलाती है? स्वनेम यानी फोनेम्स। फिर आपके जब शब्द बनाने लगते हैं तो वो रूपेम होती है। फिर आपके पूरा का पूरा सेंटेंस क्रम से जमाने लगते हैं, फिर सेंटेंस इधर उधर होता है। तो ये सारे जो हैं भाषा की इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो आपको बता दें, हमारे जो थ्योरी है साइंस की, ठीक है, चाहे केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो या फिर बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की तो लगभग क्लियर ही हो चुकी है। यहाँ साइंस में आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स की थ्योरी हम कर रहे थे। ठीक है, तो साइंस के प्रैक्टिस सेट भी आपको लगानी चाहिए। तो जैसे हमने बायोलॉजी की थ्योरी क्लियर कर ली थी और उसके प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम लगा रहे थे। ठीक है, तो बीच बीच में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके भी क्वेश्चन हम लगाएंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर आपके बायोलॉजी हो, सबके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहाँ हम क्रमबद्ध रूप से कर रहे थे, पहले बायोलॉजी की थ्योरी क्लियर करी और फिर उसके क्वेश्चंस लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए दिया गया जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो ये आप केमिस्ट्री का एक चैप्टर कह सकते हैं। ठीक है,
या फिर आप भोजन के जब अवयव पढ़ते हैं तो वहाँ ये बायोलॉजी में भी आपको पढ़ने को मिलता है। भोजन के अवयव में आपका जो है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, वसा पढ़ते हैं, प्रोटीन पढ़ते हैं, खनिज लवण, विटामिन्स, तो वहाँ एक आपका जल वाला टॉपिक भी दिया गया होता है। ठीक है, तो जो जल है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया जल की स्थायी कठोरता, तो आपको एक बात तो यहाँ समझ लेनी है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। जल की कठोरता, यहाँ स्थायी कठोरता पूछा गया है। तो जल में कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो जल की अस्थायी कठोरता और एक स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता का मतलब जिसको हम किसी भी विधि के द्वारा हटा नहीं सकते हैं, लेकिन जो स्थायी कठोरता होती है अस्थायी, उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब आप थोड़ा सा समझना कि जल में घुले हुए लवणों के कारण, जल में क्या घुले रहते हैं? आपके लवण घुले रहते हैं, और इन्हीं लवणों के कारण जो जल में कठोरता है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहली होती है आपकी अस्थायी कठोरता। कौन सी होती? अस्थायी। और दूसरी होती है आपकी स्थायी कठोरता। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि स्थायी कठोरता किन लवणों के कारण है, और यहीं पर क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि अस्थायी कठोरता किस कारण से है। तो देखिए, जल में जो अस्थायी कठोरता है वो होती है आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। अब यहाँ हम ये भी कह सकते हो ऑप्शन में, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जल में कौन सी कठोरता होती है? तो अस्थायी। इसका आपको सूत्र याद रखना है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो MgCO3 कहेंगे। ठीक है, या फिर हम कह देंगे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो उसको कहेंगे Ca, या फिर HCO3 कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अस्थायी कठोरता है, यदि पूछ ले कि इसको किस विधि से हम हटा सकते हैं, तो इसमें जल में चूना मिला करके या उबाल करके अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। अब बात आती है स्थायी कठोरता की। ठीक है, तो जो स्थायी कठोरता है यह जल में किस कारण से होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण घुले रहने के कारण। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण, तो यहाँ आप देख रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, या फिर कहेंगे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो दोनों के कारण ही जल में क्या होती है? स्थायी कठोरता होती है। और यदि बाइकार्बोनेट कहता है तो अस्थायी कठोरता। ठीक है, तो CaCl2 हमने कह दिया, ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह से हम कह सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण भी आपकी स्थायी कठोरता है। ठीक है, या फिर हम कह दें कि कैल्शियम सल्फेट के कारण, और आपके यहाँ कह दिया मैग्नीशियम सल्फेट के कारण। तो ये जो 4 आप लवण देख रहे हैं, इनके कारण जल में क्या होती है? स्थायी कठोरता। और यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ए वाला। ठीक है, यही दिया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके और कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आप डीप वाली जो थ्योरी है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षैतिज समतल पर रखे निकाय पर 20, 30 और 50 न्यूटन के 3 बल लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो 20 न्यूटन और 50 न्यूटन का बल है वो बाईं ओर से लग रहा है, कितना? 30 और 50 का, और दूसरी विपरीत दिशा से कितना लग रहा है? 30 का। ठीक है, 30 न्यूटन का बल लग रहा है, तो हमें परिणामी बल बताना है। ठीक है, तो क्या आंसर इसका होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए, जो परिणामी बल होता है वो कहलाता क्या है? रिजल्टेंट फोर्स जिसको कहते हैं। तो परिणामी बल वह बल होता है जो किसी वस्तु के ऊपर लग रहे समस्त बलों का परिणाम भी बताए, यानी वैल्यू भी बताए, और दिशा भी, दोनों चीज़ बताता है। अब जो परिणामी बल होता है उसको यदि हमें निकालना है तो संतुलन के नियम की पालना करनी होती है। अब आप कहेंगे संतुलन क्या होता है? तो संतुलन के नियम की पालना करते हैं तो यहाँ पर जब कोई वस्तु अपनी, जैसे मान के चलिए ये एक टेबल रखी हुई है और इस पर हम बल लगा रहे हैं दोनों तरफ से, चाहे आप दाएं और बाएं ओर से लगाइए या ऊपर और नीचे से लगाइए, इस पर कोई भी असर ना पड़े, मतलब ये अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले, तो ये क्या कहलाता है? ये संतुलन कहलाता है, मतलब वो संतुलन की स्थिति में है। अब एक बल लगेगा आपका क्षैतिज बल, मतलब बाएं और दाईं ओर से, जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, और एक लगता है आपका ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपर और नीचे। तो जब आप बल लगाएंगे तो एक दिशा में यदि आप पॉजिटिव बल मान रहे हैं तो दूसरी दिशा में ऑटोमेटिकली आपको माइनस या नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो यहाँ वही कहा गया है कि 20 और 50 न्यूटन के बल
20 और 50 न्यूटन के बल कहाँ से लग रहे हैं, बाईं ओर से। तो टोटल कितना हो गया, 70 न्यूटन बल हो गया। और फिर 30 लग रहा है विपरीत दिशा से, ठीक है। तो इसको आप माइनस मानेंगे। जब इसको आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ए मतलब जहाँ से अधिक है वहीं से निकालेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 बचेगा। और किस ओर से, तो बाईं ओर से। इस तरीके से आपका ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड के किस गुण पर आधारित है। तो ये आपको थ्योरी में करवा चुके हैं। ये किस गुण पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यह टिंडल प्रभाव पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर दिया है, एकमात्र ऊष्मा स्थानांतरण का तरीका जिसमें सामग्री माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको ऊष्मा वाला टॉपिक फिजिक्स में करवाया था पात्रता परीक्षा के समय, वहाँ बताया था। तो यहाँ पूछा है वह कौन सा एक ऊष्मा माध्यम का तरीका है या ऊष्मा स्थानांतरण का तरीका है जिसमें माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा या 4 हो जाएगा, विकिरण। विकिरण में किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियाँ होती हैं, 3 होती। कौन कौन सी, तो एक तो होती है आपकी चालन विधि, दूसरी होती है आपकी संवहन विधि, और तीसरी होती है आपकी विकिरण विधि, ठीक है। तो इसमें माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर जो है, जो चालन होता है ठोसों में अधिक होता है, ठीक है। तो ये आपको डिटेल से थ्योरी में बताया हुआ है। और फिर अभी हमने फिर से फिजिक्स स्टार्ट किया तो वहाँ फिर से बताएंगे, ठीक है। तो इसका याद रखिए, ये विकिरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंपन के आयाम को इसके प्रारंभिक मूल के 3 गुना तक बढ़ा दिया जाता है तो ध्वनि की प्रबलता क्या होगी। तो आपको ये क्वेश्चन बताया था। अब आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ध्वनि प्रबलता क्या है, आयाम क्या होता, आवृत्ति क्या होती है, तब आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो ध्वनि वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप इस सारे 60 क्वेश्चन लगाइए, वहाँ आप देखेंगे ध्वनि वाले चैप्टर से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ध्वनि प्रबलता क्या होती है। हमारे कानों तक 1 सेकंड में जितनी ध्वनि ऊर्जा पहुंचती है वही क्या कहलाती है, ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। अब ध्वनि के भी कई गुण होते हैं, इसमें तीव्रता होती है, ठीक है। तो देखिए, जितनी ज़्यादा ध्वनि ऊर्जा प्रति सेकंड हमारे कान तक पहुंचेगी उसकी जो प्रबलता है वो उतनी ही अधिक होगी। अब जो ध्वनि प्रबलता होती है वो ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। किस पर, आयाम पर निर्भर करती है। अर्थात जो ध्वनि प्रबलता है आपकी, ध्वनि प्रबलता समानुपाती होती है तरंग के आयाम की, ठीक है। आयाम क्या होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 1 मिनट रुकना। देखिए यहाँ पर जैसे ए है आपका आयाम, ठीक है। तो ध्वनि प्रबलता जितनी अधिक होगी, मतलब ए जितना अधिक, ए आयाम यहाँ पर कम है तो यहाँ पर जो ध्वनि की प्रबलता है वो क्या होगी, कम होगी। और ए आयाम यदि हम बढ़ा दें तो ध्वनि की प्रबलता भी अधिक होगी, ठीक है। अब डेसिबल में हम इसको मापते हैं, ये याद रखना, और यह हमेशा 10 के गुणांक में होती है। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर जो आयाम ध्वनि प्रबलता जो होती है वो कैसी होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ हम कहेंगे जो आयाम है वो आपके समानुपाती होगा ध्वनि प्रबलता के, और गुणा में 2 करेंगे। तो यहाँ 3 गुना से बढ़ा दिया जाता है। यदि आयाम 1 है तो ध्वनि प्रबलता यहाँ 2 होगी। यदि आयाम 2 है तो 2 का 2 गुना हो जाएगा कितना, यहाँ पर 4 हो जाएगी। यहाँ 3 दिया गया है, 3 गुना से बढ़ाया है तो कितना हो जाएगा, 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अपने वास्तविक मान का 9 गुना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत सेल में ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अब यहाँ पर कई क्वेश्चन बनेंगे, जैसे एक जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती जो जल रही है तो किस ऊर्जा को किस रूप में बदल रही है, या किस रूप में उसमें ऊर्जा संग्रहित है, या फिर आपका लाउड स्पीकर है, विद्युत मोटर है, इस सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको एक जगह पर डिटेल से भी करवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उक्त कथन का चयन करें जो सत्य नहीं है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया ध्वनि से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा एक कथन ऐसा है जो सही नहीं है ध्वनि के सापेक्ष, ठीक। तो देखिए, ध्वनि वायु की अपेक्षा धातु में तेजी से यात्रा करती है, बिल्कुल। जो ध्वनि होती है उसका जो वेग होता है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद दिया है निर्वात के माध्यम से ध्वनि आसानी से प्रसारित होती है, जो कि गलत ऑप्शन दिया है। ध्वनि के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती ही है, जब तक माध्यम नहीं होगा ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। और यहाँ निर्वात की बात की जा रही है, जो कि गलत है। निर्वात में आपका प्रकाश चल सकता है लेकिन ध्वनि नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है। अगला देखिए, ध्वनि कंपन हवा स्तंभ द्वारा उत्पादित किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। और किसी भी माध्यम
माध्यम में ध्वनि आसानी से प्रसारित की जा सकती है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमें गलत ऑप्शन बताना था जो सत्य नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है उन बलों के युग्म का चयन करें जो अस्पर्श्य यानी नॉन कॉन्टैक्ट बल हैं, मतलब जो आपकी सतह से नहीं लगते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो साधारण नमक है वो पानी में सबसे सरलता से विलयित हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना था, ये पहले ही शो हो गया, 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिलीलीटर जल। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इसमें से नहीं किया जाता। कहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा उसका उपयोग नहीं होगा, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में प्रत्यावर्ती धारा का यूज नहीं करते। बाकी ये जो दिए गए ट्रांसफार्मर है, विद्युत तापक है, विद्युत गीजर, इसमें इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जल वाष्प का द्रव के रूप में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये आपको सारे के सारे बताए हुए हैं, गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, आपको विधियां बताई हुई हैं। ठीक है, पदार्थ की जो विधियां होती हैं पृथक्करण की, वहाँ आपको ये चीज़ें बताई हैं। तो जैसे आपके 3 अवस्थाएं आपने पढ़ी हुई हैं, कौन कौन सी, एक तो आपने पढ़ी है ठोस अवस्था, एक पढ़ी है आपने द्रव अवस्था और एक पढ़ी है गैस अवस्था। और यही क्रम आप याद रखते, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, हेमांक। सबसे पहले आप याद रखेंगे गलनांक। क्या याद रखेंगे, गलनांक। क्या याद रखना है आपको, गलनांक। दूसरे स्थान पर गलनांक का उल्टा होता है हेमांक। क्या होता है, हेमांक। हेमांक के बाद आपको याद रखना है क्वथनांक। क्या याद रखना है, क्वथनांक। और क्वथनांक का उल्टा होता है आपका संघनन। ये 4 चीज़ें यदि आप याद रख लेते हैं इस क्रम में तो आसानी से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ गलनांक की बात आती है, तो जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, गलनांक कहलाती है। ठीक है, अब ठोस जैसे हमने कह दिया बर्फ, बर्फ क्या है, एक ठोस रूप में है, और जब ये पिघलेगा तो किस रूप में आएगा, द्रव रूप में आएगा। तो ये क्रिया क्या हो गई, बर्फ यानी ठोस है और द्रव क्या है, जल है, तो बर्फ का जल में बदलना ही क्या है आपका गलनांक हो गया। अब इसका उल्टा, जैसे द्रव मतलब जल किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, और जब ये जम जाएगा तो कहाँ, जमना। जमना हेमांक का दूसरा नाम है जमना और गलनांक का नाम है पिघलना। ठीक है, तो पिघलता क्या है, बर्फ, और क्या बन जाता, जल, और जमता क्या है, जल, और क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। तो ये दोनों क्रियाएं हो गई। ठीक है, तो यहाँ जल वाष्प कहा गया, वाष्प का मतलब आप यहाँ गैस समझिएगा। ठीक है, तो ठोस का द्रव में बदलना गलनांक, द्रव का ठोस में बदलना हेमांक। अब दूसरे ये 2 चरण याद रखना, द्रव का गैस में बदलना क्वथनांक और गैस का द्रव में बदलना। तो यहाँ गैस ही दिया गया, जल वाष्प यानी क्या है, गैस, और गैस का द्रव में बदलना क्या है, संघनन है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका संघनन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या समझे हम, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो पहले 2 चरण लीजिए और फिर बाद के 2 चरण। तो ठोस का द्रव में बदलना गलनांक, ठीक है, और द्रव का गैस ठोस में बदलना क्या हो गया, ये हेमांक हो गया। फिर हमने कह दिया द्रव का गैस में बदलना तो क्या है, ये क्वथनांक, और गैस का आपका द्रव में बदलना क्या है, ये है संघनन। तो यही दिया ना कि गैस यानी जल वाष्प, वाष्प क्या है, गैस रूप में होती है, और ये द्रव में बदल रही है, तो ये क्रिया क्या है आपकी, संघनन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, बरसात के मौसम में बारिश का पानी मिट्टी की विभिन्न परतों से गुजरते हुए पृथ्वी की गहराई में चला जाता है। अब देखिए दिया है बारिश के पानी में मिट्टी के रिसाव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया घटित नहीं होगी। तो यहाँ एक क्रिया भी होगी, ये तीनों होंगी, लेकिन आसवन की क्रिया नहीं होगी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसवन की क्रिया यहाँ नहीं होती, ये तीनों क्रियाएं होती। और आपको ये जब हमने पृथक्करण की विधियाँ पढ़ाई थी, ये केमिस्ट्री के पृथक्करण विधियों से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो वहाँ ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आसवन एक अलग विधि है। नेक्स्ट दिया है ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई यहाँ पर आपसे पूछा गया है, व्यावसायिक इकाई, तो ये है आपकी किलोवाट घंटा। ऑप्शन बिल्कुल 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सतह ऊष्मा विकिरण के संपर्क में आने पर कम से कम ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो जो आपके सफ़ेद पेंट से लेपित सतह होती वो सबसे कम ऊर्जा को अवशोषित करती है। यदि यहीं पर पूछ लेता सबसे अधिक को कौन करेगी, तो वो काले पेंट से लेपित सतह होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है मिश्रित मत्स्य पालन के लिए निम्न में से कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, सतह फीटर, मध्य जोन फीटर और बॉटम
फीटर। इनको आप सर्च करें, इनको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, वह कौन सी एक प्राकृतिक घटना है जिसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, पहले से नहीं बता सकते कि आगे ये होने वाला है। तो बिजली तो हम बता सकते हैं, ठीक है, मौसम देख करके, आंधी तूफान भी बता सकते, चक्रवात भी बता सकते, लेकिन भूकंप एक ऐसी घटना है जिसकी हम भविष्यवाणी कतई नहीं कर सकते। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक जीव प्रोटीन है, जीव प्रोटीन नहीं है। तो हमने ये पढ़ा है कि ऊन एक जीव के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, भेड़ बकरी के माध्यम से। एक प्रोटीन का उदाहरण रेशम भी है, दूध भी है, लेकिन आपकी जो दालें हैं वो आपके जीव प्रोटीन नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला है, निम्न में से कौन सा ध्वनि से संबंधित नहीं, फिर पूछ लिया ध्वनि से, तीसरा क्वेश्चन हो गया ध्वनि वाला। तो यहाँ पर आपका आवृत्ति भी ध्वनि से संबंधित है, माइक्रोफोन भी ध्वनि से संबंधित है, लाउड स्पीकर भी ध्वनि से संबंधित है, लेकिन आपका जो लास्ट दिया है मायोपिया, जो कि आपका एक प्रकार से निकट दृष्टि दोष है। क्या है आपका? निकट दृष्टि दोष है, जिसी को क्या कहते हैं हम? मायोपिया कहते हैं। अब आपको लेंस में ये पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? ध्वनि से संबंधित नहीं है, ऑप्शन 4 हो गया। अब देखिए, जो मायोपिया है इसे हिंदी में हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य होता है उसको पास की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपवर्तन के कारण, जब प्रकाश का जो अपवर्तन हमारी आँख की सतह पर होता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन ये रेटिना पर ना बन के उससे पहले ही बन जाता है। इस कारण से व्यक्ति में दोष हो जाता है। और यदि इसे दूर करना है तो इसके लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, पूछता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल का। फिर इसी प्रकार से दूसरा होता है एक दूर दृष्टि दोष। तो आपका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन रेटिना पर ना बन के उससे आगे बनता है, तो वो कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहलाता है? हाइपरमेट्रोपिया। तो उसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखेंगी, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता व्यक्ति। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या फसल आवर्धन का मुख्य लाभ नहीं है? मतलब जो फसल है वो अधिक से अधिक नहीं निकलेगी, किस कारण से? इस कारण क्योंकि उसमें जो है उर्वरकों का अधिक उपयोग हो जाता है, इस कारण, ठीक है। मृदा उत्पादकता का यदि संरक्षण कर रहे हैं तो फिर तो अच्छा आवर्धन होना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण, यानी जो फसल होती है उसके बीच बीच में जो अतिरिक्त हानिकारक पदार्थ उग जाते हैं वो आपके खरपतवार, उपज में वृद्धि। तो ये तीनों तो सही हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो फसल आवर्धन का मुख्य लाभ उर्वरकों का यदि अतिरिक्त उपयोग करते हैं तो हमें फसल से अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा, कृषि बंजर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला है अधातुओं के अनुचित भौतिक गुण। तो अधातु के बारे में आपको अच्छे से अभी बताया है, केमिस्ट्री यदि आप अटेंड कर रहे हैं क्लासेस तो वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ अधातु के बारे में 4 कथन दिए हैं, एक अनुचित कथन दिया गया है। तो देखिए, जो अधातुएं होती हैं सामान्य घनत्व कम होता है, या ध्वनिक नहीं होती, प्रकृति में भंगुर होती हैं, या उच्च तन्यता इनकी क्षमता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना। तो देखिए, जो अधातुएं होती हैं उनका घनत्व धातुओं से कैसा होता है? कम होता है, बिल्कुल सही। फिर दिया है ध्वनिक नहीं होती है, मतलब जो आपकी ध्वनिक का मतलब है यहाँ पर जो धातुएं हैं वो ध्वनि ज़्यादा उत्पन्न नहीं करती, बिल्कुल सही है। प्रकृति में भंगुर होती, भंगुर का मतलब यदि हम इन पर प्रहार करते हैं तो या पीटते हैं इनको तो ये चूर चूर हो जाती, टूट जाती, बिखर जाती हैं। उच्च तन्यता क्षमता आपकी ये अधातुओं में नहीं होती, बल्कि किस में होती? धातुओं में। और यही गलत कथन दिया गया है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जो तन्यता क्षमता, तन्यता मतलब क्या होता है? इनको खींच करके पतले तार बनाए जा सकते, और यह धातुओं का गुण है, ना कि अधातुओं का। तो यही बताना था कौन सा अनुचित कथन है, तो वो आपका ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनुचित वक्तव्य का चयन करें। फिर से पूछ लिया। अब ये आपके यौगिक से क्वेश्चन पूछा है, जो हमने कल से ही स्टार्ट किए हैं, विभिन्न धातु, अधातु, अपधातुओं के यौगिक, ठीक है। तो कल हमने आपके सोडियम के यौगिक पढ़े हुए थे, जिसने भी वो क्लास देखी है आप वहाँ
समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पोटेशियम के बारे में पूछा है, कहा है कि पोटेशियम को क्या हमेशा पानी में रखा जाता है। तो 4 कथन दिए हैं, इनमें से पोटेशियम के बारे में 3 कथन तो सही है, 1 कथन गलत दिया है और वही हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ पोटेशियम को हमेशा क्या पानी में रखेंगे, पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। फिर हाइड्रोजन गैस का यदि उत्पादन करना है तो पोटेशियम तनु अम्ल के साथ क्रिया करता है, या फिर ऑक्सीजन को जलाए जाने पर पोटेशियम का ऑक्साइड बनता है। तो ए भी सही है, ए भी सही है, आपका ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। पोटेशियम को पानी में रखते तो हैं, लेकिन हमेशा कहा गया है, जो कि गलत है, हमेशा पानी में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो आप एक कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना। कल हमने पढ़ा हुआ था कौन सी धातु है जिसको केरासन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जब एक कमानी को 2 सेंटीमीटर तक तानित किया जाता है तो 100 जूल ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। यदि इसे 2 सेंटीमीटर और अधिक से तानित किया जाए तो बताइए संग्रहित ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि 2 सेंटीमीटर तक जब तानित किया जाता है तो कितनी 100 जूल ऊर्जा संग्रहित होती है। यदि इसे 2 सेंटीमीटर और अधिक से तानित किया जाए, मतलब 2 पहले से दिया है, 2 और किया जाए तो यहाँ डायरेक्ट 400 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 100 जूल पहले ही संग्रहित हो चुकी थी, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो इस तरीके से आपकी 300 जूल निकल करके आती है। और कईयों ने तो आंसर 200 लगाया है, कईयों ने 400, जो कि गलत है, ऑप्शन 3 है। इसको यदि आप सूत्र से निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 1/2 काइनेटिक एनर्जी इसमें मान रख करके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से विद्युत शक्ति के लिए सही संबंध बताइए। तो जो विद्युत शक्ति होती है वो होती P = V² × R। P = V² × R ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सेकंड में, जहाँ जो P है वो क्या है, वॉट में पाए जाने वाली शक्ति है। फिर आपका जो R है वो क्या है, ओम में मापा गया प्रतिरोध है। और V क्या होता है, वोल्ट में मापी जाने वाली विद्युत क्षमता होती है। तो ये विद्युत शक्ति क्या कहलाती है, तो वह दर जिस पर कार्य या ऊर्जा विद्युत परिपथ में परिवर्तित होती है विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई जो होती है वो वॉट जूल प्रति सेकंड होती है। विद्युत शक्ति एक अदिश राशि होती है और इसका सूत्र ए होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक घृण सूचक है। घृण सूचक क्या है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौंग आपकी घृण सूचक कहलाती है। अब देखिए घृण सूचक क्या होते हैं, तो वह पदार्थ जिसकी गंध भिन्न होती है, जब इसे एक अम्लीय या क्षारीय सॉल्यूशन के साथ हम मिलाते हैं तो एक घृण संबंधी संकेतक के रूप में इसे जाना जाता है। इस प्रकार के पदार्थों का जो उपयोग है, घृण संबंधी जो पदार्थ होते हैं इनका उपयोग अम्लीय या क्षारीय सॉल्यूशन को अलग करने या जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो लौंग है वो क्या है, घृण संकेतक के उदाहरणों में से एक है, क्योंकि यह यदि हम इसको क्षारीय सॉल्यूशन या क्षारीय मैटर में डालेंगे तो यह अपनी गंध जो है वो खो देता है, और अम्लीय सॉल्यूशन में यदि इसको डालते हैं तो इसकी गंध बरकरार रहती है। इसी तरह से जो हल्दी है वो घृण संकेतक नहीं है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक संकेतक में आती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बताइए प्राकृतिक संकेतक कौन सा है, तो हल्दी है। हल्दी अम्ल या क्षार में डालेंगे तो इसका रंग परिवर्तन नहीं करती, इसके गंध में परिवर्तन भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दिया है लंबाई की माप। तो एक एसआई यूनिट तो जरूर 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एसआई यूनिट से। ठीक है, तो एक पूछ लिया लंबाई किसका मात्रक है आपका, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। अगला है, यदि कोई विद्यार्थी, ये आपका जो है पेडागोजी का क्वेश्चन है। फिर दिया है खनिज तेल क्या है, तो खनिज तेल ये हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण कहलाता है आपका खनिज तेल। नेक्स्ट है, यदि ध्वनि की आवृत्ति 2.5 किलोहर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और उसे 5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ ध्वनि की आवृत्ति, ये आप देख रहे हैं ध्वनि से कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए यहाँ बिल्कुल आप आसानी से इसको निकाल सकते थे। इसका जो आंसर है वो 10 सेकंड है। अब हम ये देखेंगे कि 10 सेकंड आया कैसे। तो ध्वनि की आवृत्ति क्या दी गई है, 2.5 किलोहर्ट्ज दी गई है। तरंग दैर्घ्य 20 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर यात्रा करने में उसे समय कितना लगेगा, तो आपको पता होगा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या निकालनी है, पहले हम चाल निकालेंगे फिर आपका समय निकालेंगे। तो चाल बराबर होता है आपका क्या,
आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। क्या होता है? आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। अब आवृत्ति आपकी कितनी दी गई है यहाँ पर? तो आवृत्ति दी गई है 2.5 किलो हर्ट्ज। कितनी? 2.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है। और यहाँ पर आपकी तरंग दैर्घ्य कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस सेंटीमीटर को हम पहले बदल देंगे, ठीक है, और इसको भी बदल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ दिया गया था आपका आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो यहाँ कितना है? 2.5। तो इसमें गुणा कर देंगे 1000 का, तो ये बदल जाएगा। तो आपका आ जाएगा कितना? 2.5। तो ये 25। इसको बदलेंगे यदि इस तरीके से, तो यहाँ हम गुणा कर देंगे 1000 का, तो ये बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट आपको बताते हैं कि आवृत्ति दी गई है 2.5, गुणा में हमने इसको बदल दिया तो 1000 कर दिया, और ये आपका जो सेंटीमीटर में है इसको मीटर में बदल देंगे तो 20 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको बदला जब हमने, तो इसके बटे में ये दशमलव को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ से भी दशमलव को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाता है, तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 25 गुणा 20 बच गया, ठीक है। अब इसका आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो ये आ जाएगा आपका 250, ठीक है। और यहाँ कितना बचा था आपका? 250 गुणा 2। तो आप यहाँ पर लिख पाएंगे कितना? 250 गुणा 2 करेंगे तो ये आपका 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500। और आपकी यहाँ 5 किलोमीटर में, तो इसको भी मीटर में बदल देंगे, तो फिर आप निकाल सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या? दूरी बटे चाल। तो समय बराबर, समय कितना? यहाँ दूरी कितनी आ गई आपकी? 500 आ गई, और चाल आपकी कितनी दी? किलोमीटर में। इसको मीटर में बदलेंगे तो यहाँ 5000 आ जाएगा। फिर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, और यहाँ पर 10 सेकेंड आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अगला है नीम के पत्तों और इसकी टहनियों का उपयोग दंत मंजन पेस्ट के उत्पादन में होता है। इसमें उपलब्ध दांतों को सड़न से रोकने वाले तत्व की पहचान करिए। तो जो तत्वों में सड़न को रोकता है वो आपका क्षार मेटल होता है, अल्कली हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अकार्बनिक अम्ल नहीं है, तो जिसमें कार्बन है वो अकार्बनिक अम्ल नहीं है, तो कार्बनिक अम्ल अकार्बनिक नहीं हो सकता, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यदि बल F है, m द्रव्यमान है और वेग भी है, तो फिर ये जो संबंध दिया है इसमें x और y के आयाम बताने, तो ये आयामहीन होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपके आयामहीन, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। फिर दिया है समस्थानिकों के उचित सेट की पहचान करनी है, तो आपको समस्थानिक भी बता चुके हैं और समभारक भी बता चुके हैं, तो उचित सेट दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन दिया गया है, परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार कितना है? 15, और ए दिया गया है अगला, ठीक है, ऑक्सीजन। फिर देखिए यहाँ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर दिया गया है ये जो 4 ऑप्शन है, कौन सा कथन इनमें से सही है? तो क्षेप जो है वो एक सतह पर सामान्य रूप से कार्य करने वाला बल है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। बाकी देखिए दबाव क्षेत्रफल के प्रत्यक्षानुपातिक है, ये तीनों गलत हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना, तो आपको पता होगा जब बड़ी यूनिट को छोटे में बदलते हैं तो क्या करते हैं हम? 5/18 करते हैं, और जब छोटी यूनिट को बड़ी में बदलते हैं तो 18/5 करते हैं। तो यहाँ में किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे? यहाँ करेंगे कितना दिया है? 72। कितना दिया गया है? 72 गुणा 5/18, ठीक है। अब 18 से कट जाएगा कितनी बार में? 4 बार में, और 4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, और इसको मीटर पर सेकंड में तो मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, नीचे वर्णित जीवों में कौन एक शाकाहारी है? मतलब जो मांस नहीं खाता, जो शाकाहारी है वो है आपका चूहा। यहाँ शार्क मछली, मोर, मेंढक, ये सब के सब मांसाहारी भी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर चूहा हो गया। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है वो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए साम्य संतुलन के परिणामों को बदल देगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अभिक्रिया के यदि हम ताप में वृद्धि करेंगे तो कोई वस्तु यदि साम्य संतुलन की अवस्था में तो उसका परिणाम बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के फायबी संरचनावादी मॉडल का हिस्सा नहीं है? तो ये आपके पेडागोजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है, अगला भी पेडागोजी का क्वेश्चन दिया गया है। अगला देखिए दिया गया है, मैरी गो राउंड हिडोला जो होता है,
उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक अवधारणा को छात्रों को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चाहे आपसे मैरी गो राउंड हिडोला कहें, या फिर आपसे मौत कुआं कहें, या फिर आपसे जो मठा की मशीन होती है वो कहें, ये सब के सब आपके केंद्राभिमुख बल के उदाहरण हैं। ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाए। केंद्राभिमुख मतलब केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है, तो ये केंद्राभिमुख का उदाहरण है। नेक्स्ट है नैदानिक थर्मामीटर क्यों डिजाइन किया गया था, किसे मापने के लिए। तो मानव शरीर के ताप को मापने के लिए नैदानिक थर्मामीटर इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है खरीफ की फसलों की अवधि क्या है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेते हैं, जैसे खरीफ की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं या जायद की फसलें हैं। तो रबी की फसलें या तो ऋतु पूछेगा कि किस ऋतु में बोई जाती हैं, या फिर माह पूछेगा। तो इनकी जो बुआई है खरीफ की फसलों की वो कब की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जून से अक्टूबर। या फिर आपसे पूछता है किस ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में, ठीक है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं ये भी पूछ सकता है। तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंग, गन्ना, कपास वगैरह। इसके अलावा तापमान पूछता है, किसमें अधिक पानी की ज़रूरत होती है, किसमें कम पानी की, कितना तापमान रहना चाहिए। तो इस चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद पूछता है रबी की फसलों की अवधि क्या है। तो रबी की फसलें यदि ऋतु पूछता है तो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, ठीक है। यदि माह पूछता है तो अक्टूबर से दिसंबर में ये बोई जाती हैं रबी की फसलें, और अप्रैल से मई में काटी जाती हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। तो गेहूँ है, चना, मटर, सरसों, अलसी, आलू वगैरह, ठीक है। इसके बाद जायद की फसलें। जायद की फसलें मतलब जो व्यापारिक रूप से लगाई जाती हैं धन कमाने के उद्देश्य से। तो जो जायद की फसलें होती हैं ये कब बोई जाती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। मतलब खरीफ और रबी की फसलों के बीच में जो गैप मिलता है उतने में ये फसलें उगाई जाती हैं। इसमें आपकी सब्जियां आ जाती हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पालक वगैरह, मूंग इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर खरीफ की फसलों की अवधि है जून से अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु जो है एक परिपत्र पथ पर 30 सेकंड में 120 परिक्रमणों को पूरा कर रही है। कितना, 30 सेकंड में 120 परिक्रमण को पूरा करती है। तो इस अवधि के लिए इसकी आवृत्ति का अनुपात क्या होगा। तो ये 5वां क्वेश्चन है आपका ध्वनि से संबंधित, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आवृत्ति क्या है, इसे समय की प्रति इकाई दोलनों की संख्या के रूप में परिवर्तित किया गया है। किसको, आवृत्ति को। समय की प्रति इकाई दोलन मतलब कितने समय में कितने दोलने पूर्ण करेगी। तो यहाँ दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जो आवृत्ति है, एक तो हो जाएगा आपका आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा दोलनों की संख्या और बटे में हो जाएगा लिया गया समय, ठीक है। और जो समय अवधि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगी समय अवधि में आपके लिया गया समय और दोलनों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर जो समय है वो कितना लिया गया है 30 सेकंड, और दोलनों की संख्या है 120। तो पहले दोनों में हमें मान रखना है। तो पहले दोलनों की संख्या रखेंगे 120 बटे लिया गया समय कितना है 30, और फिर यहाँ पर रखेंगे समय अवधि में लिया गया समय कितना है 30 और दोलनों की संख्या है 120। तो आप इसको काटिएगा, तो इसको जब आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 हर्ट्ज, और इसको जब आप काटेंगे तो ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 25 या फिर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 आया और 1/4 आया, ठीक है। तो 4 अनुपात 1/4 आप लिखेंगे तो ये 4 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 16 अनुपात 1 निकल करके इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बुलेट पर लगने वाला बल जब हवा से आगे की ओर बढ़ता है तो लक्ष्य क्या होगा। तो वो गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल होगा। गुरुत्वाकर्षण जो अपने केंद्र की ओर खींचता है पृथ्वी, ठीक है, तो ये होता है। तो चाहे आप बंदूक से निकली हुई गोली हो, बुलेट पर लगने वाला बल हो, ये सब गुरुत्वाकर्षण घर्षण बल का परिणाम है। नेक्स्ट है गर्म हवा का विस्तार और शीतलन निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो गर्म हवा का विस्तार, गर्म हवा का विस्तार मतलब जो जल है उसको जब हम गर्म करेंगे तो वो वाष्प बन करके उड़ेगा, उड़ेगा कि नहीं। तो वाष्प यानी गैस बन करके, क्या, वाष्प यानी गैस बन करके। और शीतलन मतलब ठंडा हो जाएगा, और गैस से क्या बन गया आपका जल या द्रव बन गया। द्रव, जल क्या होता है द्रव, तो गैस का द्रव में बदलना यही पूछा गया है थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के, जो कि आपके संघनन का उदाहरण है। तो संघनन से 2 क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, संघनन। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। गर्म हवा का विस्तार यानी जो वाष्प बन गई है जो जल, वो फिर से ठंडा होकर शीतलित होकर जल बनेगा, तो गैस का जल में बदलना या जो गैस है उसका द्रव में बदलना क्या कहलाता है, अभी आपको बताया संघनन। नेक्स्ट है ओजोन के द्वारा अवशोषित विकिरण कौन सा है। तो वो आपका पराबैंगनी विकिरण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पेडागोजी का दिया गया है। अगला है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके लिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के सामने बनता है, रेटिना पर बनता है या नेत्र लेंस पर? तो रेटिना के पीछे बनता है, दूरदृष्टि का पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ग्लूकोज ड्रॉप आमतौर पर शारीरिक रूप से कमजोर मरीज को क्यों दिया जाता है? क्योंकि यह सरलता से ऊर्जा के लिए अवशोषित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट यदि किसी को शारीरिक रूप से कमजोरी है तो ग्लूकोज ड्रॉप दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि पहले माध्यम से आपतित कोण दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण के समान है तो माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मान के चलिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो दो माध्यमों की सीमा पर उसकी दिशा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, यही कहलाता है अपवर्तन। अब दिशा में परिवर्तन इसीलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। तो एक माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो यह परिभाषित करता है कि जो माध्यम है वो सघन है या विरल है। अब जो आपका माध्यम से प्रकाश जा रहा वो सघन से विरल में जा रहा है या विरल से सघन में? तो देखिए ये तो हो गया अपवर्तन। अब अपवर्तनांक क्या होता है? तो यह दर्शाता है कि प्रकाश किसी भी पदार्थ के माध्यम में कितनी तेजी से यात्रा कर रहा है। अब जो अपवर्तनांक आपका होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष। तो निरपेक्ष में यहाँ बात की गई है कि जब आपतित कोण और अपवर्तन कोण समान हैं तो जो आपका अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? एक होता है। और जब यही कह दें कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण एक दूसरे से कम हैं या अधिक हैं तो जो अपवर्तनांक होता वो भी एक से कम या अधिक होता है। तो यहाँ समान की बात की गई है इसलिए इसका अपवर्तनांक एक होगा जो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पदार्थों में कौन सा ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी अमोनिया नहीं है, बाकी ये सब हैं। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोहे कुक्कुट संबंधी पालतू पशु नस्ल जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो जो आपके यहाँ पर जो पालतू कुक्कुट होते हैं या जो पक्षी होते हैं उनके पालन पोषण और पालने की विधि को ही क्या कहा जाता है? कुक्कुट पालन। अब इसमें जो है मुर्गी आ जाएगी, बतख आ जाएगी, टर्की आ जाएगी, गीज ये शामिल होते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि जो है जो मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो ब्रायलर हैं। और जो आपके लेयर होते हैं ये भी आपको याद रखना है, एक होते लेयर जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं वो लेयर कहलाती हैं। ठीक है, तो जो मांस के लिए पाली गई हैं वो आपकी क्या है? ब्रायलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 जो कि आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। अगला दिया है, मछलियाँ पानी में रहती हैं, यह उनका प्राकृतिक क्या है? तो ये आवास कहलाता है। ठीक है, हैबिट्स, जैविक शब्द का प्रयोग यहाँ पर करना था तो वो आपका आवास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय स्पष्ट रूप से विज्ञान की अंतर विषयक प्रकृति को दर्शाता है? तो ये आपका जो है खगोल विद्या, ये पेडागोजी का क्वेश्चन था। तो ये हो गए आपके 60 क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज के, साइंस के। ठीक है, 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट के हैं। अगले सेशन में हम दूसरे प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर लगाएंगे, मतलब आपका जो दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको लगाएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए और आपको क्लास कैसी लगी। क्या आप आगे की प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन पेपर लगाना चाहती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।